एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी कमेंट बेस्ड वीडियो है। आप सोचेंगे ये किस टाइप का वीडियो होता है, वैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग हमेशा पूछते हैं, या ऐसे वीडियोज़ जो मैंने यहाँ नीदरलैंड के लिए या यूरोप से रिलेटेड अगर बनाए हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में हमेशा ये कमेंट करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली कई बार ना 10-12 लोग सेम ही क्वेश्चन के लिए पूछते हैं या उस किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हमेशा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना या उस वीडियो सा एक और वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सो आज के इसमें मैं सारे उन क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो कि आप जो यहाँ आने वाले हैं या आ चुके हैं और आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, या आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ बसने का प्लान कर रहे हैं या कुछ सालों के लिए आ रहे हैं, तो आपकी मदद कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन जो कि हमेशा हर किसी के माइंड में किसी भी जगह जाते वक्त आता ही है, और वो है कि अगर हम नीदरलैंड आ रहे हैं तो हम रहें कहाँ, कौन सा एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, या कहाँ हमें रहना चाहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ और उसके बाद डिसाइड करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई और व्लॉगर या कोई और वेबसाइट या जहाँ भी आप यहाँ से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हैं वो किसी जगह पर रहते हो, लेकिन वो जगह आपके रहने लायक ना हो, या आपका वहाँ रहना किसी भी तरह से सेंस ना बने, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मेरा आंसर सिर्फ एक सिंपल सा होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपका ऑफिस कितना दूर है, और दूसरा कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कहाँ किस स्कूल में या कहना चाहिए किस एटमॉस्फेयर या किस तरह के कल्चर में रखना चाहते हैं। लाइक कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्कूल मिलेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में डालना है तो आपको फिर अपना ध्यान पूरी तरह फोकस उन जगहों पर, उन एरियाज़ में करना होगा जहाँ इंटरनेशनल स्कूल है। लेकिन अगर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा इंटरनेशनल में जाए या डच गवर्नमेंट स्कूल में जाए, तो फिर आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अरे हमें जहाँ ज़्यादा इंडियंस हो वहाँ रहना है, तो पहली बात ये है कि इंडियंस सभी दूर है। इस पर हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि यहाँ नीदरलैंड्स में आपको हर कोने में इंडियंस मिलेंगे। छोटी छोटी सी जो जगह है ना, वहाँ भी आपको 5, 6, 10 फैमिलीज़ इंडियंस मिल ही जाएंगी। तो जब भी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस एरिया में घर लेना है, तो ये 2 बातों का ध्यान रखिए। एक स्कूल, क्योंकि आपको बच्चे को ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कराना है, बच्चे की कंफर्ट का ध्यान रखना है, और दूसरा आपका ऑफिस, क्योंकि 30-40 मिनट यहाँ नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको ऑफिस आने जाने में 2-2 घंटे लग रहे हैं तो फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखें, तभी डिसाइड करें कि आपको किस एरिया में घर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी घर से रिलेटेड है, और वो ये है कि हमें नीदरलैंड में घर कैसे मिलेगा, और दूसरी बात कितने का मिलेगा, और इसी तरह के बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहली चीज़ कि आप यहाँ घर किसी भी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। अधिकतर वेबसाइट जो होती हैं वो काफ़ी कहना चाहिए भरोसेमंद होती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर मैं जिसे मानती हूँ तो वो है funda.nl। funda.nl आई थिंक मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। आप इंडिया में बैठे बैठे भी funda.nl पे आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना होगा, और अगर आपको अकाउंट नहीं भी बनाना है तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। आपको लोकेशन डालना है या आपको सिटी का नाम डालना है, और उसके बाद आप अपना बजट भी उसमें डाल सकते हैं कि आपको कितने से कितने तक खर्च करना है। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एरिया वाइज बिल्डिंग के पैसे डिसाइड होते हैं। अगर आप किसी मार्केट प्लेस या ऐसी जगह पे घर देखेंगे जहां पास में अल्बर्टाइन या जंबो है या स्कूल्स हैं या जहां से बस स्टॉप रेलवे स्टेशन पास है, तो ऑफकोर्स वहाँ का रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। और दूसरी बात कि अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ घर लेंगे, जो कि ऐसा अंदर नहीं होगा कि एकदम इंटीरियर में होगा, लेकिन
जहाँ से बस स्टॉप 1 किलोमीटर या फिर कोई दुकान 1-1.5 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर होगी, तो हो सकता है कि वहाँ आपको घर थोड़े सस्ते मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, तो ज़्यादा इस चीज़ में काउंटिंग में मत उलझिएगा। दूसरी बात कि घर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि यूजुअली नॉर्मल हमारे यहाँ भी होते हैं, सेम वैसे ही होते हैं, बट वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं। उसके पहले गेट से लेकर आखिरी गेट तक की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। और दूसरे होते हैं फ्लैट सिस्टम्स। फ्लैट सिस्टम यानी कि जिस तरह के घर में हम रहते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस देखेंगे तो वो आपको रेंट में सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्लैट लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। करीब 200 या 300 यूरो का फ़र्क आसानी से आ सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस में सारी जिम्मेदारी, सेफ्टी की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। और जब आप कुछ सालों के लिए अगर नेदरलैंड आ रहे हैं और आप रेंट पे ले रहे हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट हाउस को पूरी तरह से कहना चाहिए मेंटेन करना काफ़ी दिक्कतों से भरा होता है। तो उससे अच्छा है कि आप 100-200 यूरो ज़्यादा दे दें, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट की जगह एक फ्लैट सिस्टम ले या एक फ्लैट हाउस ले, जिसमें आपको ऑलरेडी सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेंटेनेंस सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व ऑलरेडी मिलती हैं। दूसरी चीज़ एक और होती है कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि वो 200-300 रुपये महंगा होता है, लेकिन हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट से सस्ता भी हो अगर आप बिना फर्नीचर के घर को लेते। जैसे हम जिस घर में रहते हैं, यहाँ हमारे कपड़े और कुछ बर्तनों के अलावा सभी कुछ लैंडलॉर्ड का है। लेकिन अगर आप ऐसा घर लेते हैं जहाँ पर कोई भी फर्नीचर नहीं है, तो फिर वो फर्नीचर आपको खुद खरीदना होगा। तो हो सकता है कि उस तरह से आपको फ्लैट सस्ता मिल जाए। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी, दोनों घरों की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें। फ्लैट की आई थिंक मुझे कभी भी ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं लगी, बस यही है कि आपका उतनी ही जगह होती है। यहाँ लोग थोड़े शांति प्रिय होते हैं, तो अगर आपके बच्चे हैं और वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फ्लोर पे कूद रहे हैं, तो मे बी कभी कभी नीचे रहने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक हमने फेस नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो फ्लैट में रहते थे और उनके बच्चों के थोड़ा भी जंप वम्प करने से नीचे वालों को प्रॉब्लम्स हुई और उन्हें घर बदलना पड़ा। तो ये वाली एक फ्लैट में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती है। सो ये था मेरा आंसर कि अगर आपको घर ढूंढना है और आपको कैसे डिसाइड करना है, तो आप ये प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा घर लेना है। और बाकी सब कुछ आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे घर में रहना चाहते हैं। बट नॉर्मली एक फर्निश्ड अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं जो सही लोकेशन पे है और सब कुछ, तो आपको करीब 1300 यूरो से 1500 यूरो के बीच देना पड़ सकता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो है कि हम अपने बच्चों की स्कूल कैसे डिसाइड करें, यानी कि स्कूल एरिया नहीं, स्कूल यानी कि इंटरनेशनल में डालें या फिर हम उन्हें डच स्कूल में डालें। सो मैं वैसे तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो अभी आपको यहाँ आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा बताया है कि इंटरनेशनल डच किस तरह से सिलेक्ट करें या उसके क्या क्या रूल्स हैं और सब कुछ। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा आंसर यहाँ पर आपको थोड़ा और क्लियर करके दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो मेरा मानना है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किसी देश में कब तक हैं। मान लीजिए कि आप अगले 4-5 साल यहाँ रहने वाले हैं और ये प्लान आपका फिक्स है, तो ऑफकोर्स आपको अपने बच्चे को इंटरनेशनल में डालना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी आप यहीं रहने वाले हैं, 10-12 साल तो आप यहीं हैं, फिर लेट्स सी मे बी आप वापस जाएं या ना जाएं। आई नो कि इतनी जल्दी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको एक क्लियरिटी होती है फैमिली वाइज, या आपको कहना चाहिए आपकी कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप हस्बैंड वाइफ की, कि आपको कब तक किसी जगह पर रहना है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको अपने बच्चे को किस मीडियम में पढ़ाना है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप अपने बच्चे को, मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को 4 साल यहाँ डच में पढ़ाकर इंडिया ले जाएंगे, तो मे भी उसे साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं अपने एक फ्रेंड के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इससे मैं कहूँगी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप आपके बच्चे को इंटरनेशनल में
ही डालो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े दिन बाद वापस जाने वाले हो, क्योंकि फिर आपका बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे मैंने कहा आपका वीज़ा टाइप किस तरह का है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके वीज़ा में लिखा है कि आपका जो जॉब है वो यहाँ पे फिक्स है, आप यहाँ रह सकते हो, लाइफ टाइम यहाँ बार बार स्विच करके रह सकते हो, तो आपके बच्चे को वैसे भी इंटरनेशनल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आपको आपकी कंपनी ने यहाँ रहते टाइम बना के दिया है, जिसको दिखा के आपने वीज़ा लिया है, तो आपका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये बात लिखी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी जगह पर कब तक हो। अगर आपके उसमें पहले से ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी जो जॉब की कहना चाहिए जॉब का एनवायरनमेंट वो इस तरह का है कि आप थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, थोड़े दिन में भी आपको किसी और देश जाना पड़ेगा, तो आपको इजीली इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है और आप लॉन्ग टर्म पर हो और आप फिक्स यहीं पर हो, तो फिर हो सकता है कि आपको अपने बच्चे को इंटरनेशनल में डालने में मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एडमिशन ही नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ मोस्टली आईसीटी वीज़ा वालों को एडमिशन देते हैं, या उन्हें एडमिशन देते हैं जिनका जॉब इस तरह का है जो कभी भी किसी और जगह पे जाने के लिए मूव हो सकता है। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो डिसाइड करने में बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपको अपने बच्चे को डच स्कूल में डालना है या इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो है कि जब हम हमारे बच्चे को लेकर यहाँ नेदरलैंड आ रहे हैं तो हमारे बच्चे को क्या क्या आना चाहिए किसी स्कूल में एडमिशन के लिए। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। आई नो कि सारे क्वेश्चन थोड़े से पेरेंटिंग और फैमिली वाले हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ही सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है। अगर आप नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं और अभी आपके बच्चे नहीं हैं तो आप फिर भी बिना कोई डिसीजन लिए भी आ जाते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैं इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर भी दे रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इंडिया और यहाँ में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो है बच्चे का इंडिपेंडेंट होना। हम हमारे बच्चे को 5 साल तक, 6 साल तक, कई बार कुछ लोग 7 और 8 साल तक कपड़े बदलना खुद से नहीं सिखाते, खुद से चीज़ें करना नहीं सिखाते। हमारे बच्चे थोड़ा सा लेट पॉटी ट्रेन होते हैं, टॉयलेट ट्रेन होते हैं। हमारे बच्चों को हम थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर करते हैं, जिसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, वो हमारा कल्चर है। लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें अपोजिट्स हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो साल भर के बच्चे को भी बोलें कि वो अपने कपड़े खुद चेंज करें। तो जब भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सिखा के लानी है, तो मैंने इसे कुछ पॉइंट्स में डाल लिया है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको उन पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि इतनी चीज़ें तो आपके बच्चे को एटलीस्ट आनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि आपके बच्चे को पॉटी टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए। इवन स्पेशली वो बताए कि उसे पॉटी जाना है या उसे बाथरूम जाना है, तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है 4 साल के बाद, क्योंकि जब बच्चा मेन स्कूल में, मेन स्ट्रीम में बच्चों के साथ जाता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में टीचर्स मदद करते हैं, लेकिन आप बच्चे को हमेशा डायपर नहीं पहना के रख सकते हो 4 के बाद यहाँ। तो कोशिश करें कि आपके बच्चे को मेन स्कूल जाने के पहले आए, और अगर उसे नहीं आता है तो 4 साल के पहले आप यहाँ आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को 2-3 घंटे कहीं डे केयर या सब भेजें। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने स्कूल और डे केयर्स के बारे में बात की है। तो वो लोग भी आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपके बच्चे को पॉटी ट्रेन होना चाहिए, टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए। अगली चीज़ है, बच्चे को अपने खुद के कपड़े बदलना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेन स्कूल में जिम लेकर जाते हैं बच्चों को। कई बार बच्चों को बाहर किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हफ्ते के 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब बच्चे को स्कूल के लिए आपको कपड़े देने होते हैं, और बच्चा स्कूल में कपड़े
चेंज खुद से करता है और फिर वो जो भी पार्टिसिपेट करना है वो करता है। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में टीचर्स मदद करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चे को ये आना चाहिए। स्टार्टिंग डेज काफ़ी ख़राब होते हैं, 1-2 हफ्ते लगते हैं थोड़ा सेट होने में। इसे ठीक ये रहेगा कि आप उसे पहले से ये चीज़ें सिखा दें, क्योंकि यहाँ के स्कूल में ये बहुत ही नॉर्मल है। मतलब टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपने ये चीज़ें तो अपने बच्चे को सिखा के भेजी। अगली चीज़ आती है जो कि मेरे एक और क्वेश्चन का ही पार्ट है, और वो है कि इंग्लिश। आप अपने बच्चे को डच स्कूल में डालें या आप अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में डालें, उसे थोड़ी सी इंग्लिश आना चाहिए। थोड़ी सी से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बोलने ही लग जाए, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, कि उसे थोड़ी बहुत बातें समझ में आए, उसे इंग्लिश के नाम पता हो, उसे पता हो अगर वो घर में बाथरूम को सुसु बोलता है तो उसे पता हो कि टॉयलेट बोलना है या उसे वॉशरूम बोलना है, ताकि वो टीचर से थोड़ा कनेक्ट हो पाए। लेकिन उसके अलावा ये क्वेश्चन क्योंकि हमेशा आता है कि मेरे बच्चे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मेरा बच्चा बिल्कुल सिर्फ हिंदी में ही बात करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब हम यहाँ आए थे आदिश्री हिंदी भी टूटी फूटी बोलती थी, क्योंकि तब तक वो इतना अच्छा बोलती भी नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी इंग्लिश अच्छी हुई है। स्कूल जाती थी, वो डे केयर में जाती थी, नॉट डे केयर हम नहीं बोल सकते उसको, बट हाँ वो एक प्री स्कूल में जाती थी जहाँ वो 4 घंटे के लिए जाती थी। वहाँ से आने के बाद हम भी उससे इंग्लिश में बात करते थे, और आप खुद ही व्लॉग में देखते हो उसको कि वो अब कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश के साथ। तो इस बात की चिंता छोड़ दो कि हम बाहर जा रहे हैं और हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा, स्पेशली छोटे बच्चों को। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आपको उसकी स्पीकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि या फिर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा बच्चा रहेगा तो वो ये सोचेंगे कि उसे आती ही है। लेकिन इंग्लिश थोड़ी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है बच्चे का। तो अगर आप यहाँ आने वाले हैं या आप आ चुके हो और अब आपका बच्चा 1-2 महीने बाद स्कूल जाने वाला है, तो घर में उसके साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, उसे इंग्लिश कार्टून्स दिखाइए, तो अपने आप उसकी हेल्प होगी। इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला लास्ट क्वेश्चन है, और वो है क्या वहाँ पर अकेलापन फील होता है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, मेरी बहुत सारी ऐसी वुमेन फॉलोअर्स हैं जो ये हमेशा पूछती हैं मुझसे, जो यहाँ या किसी और देश है, यूरोप में किसी और जगह जाने वाली हैं, कि क्या अकेलापन लगता है। और मैं इसका हमेशा बहुत छोटा तो नहीं और बहुत लंबा भी नहीं, बट एक मीडियम सा एक नपातुल आंसर देती हूँ, और वो है कि हाँ 50% हाँ और 50% नहीं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, अभी आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। अकेलापन विदेश में लगना बहुत ही सिंपल सी बात है। इसलिए सिंपल सी बात है ये क्योंकि हर कोई, जब हम हमारे होम टाउन से निकल के कहीं और जाते हैं, आपका हो सकता है आपके मम्मी पापा किसी और जगह हों और आप नौकरी के लिए किसी और शहर में जाते हैं इंडिया में, तो आपको अकेलापन लगता है। तो जब एक पूरा कल्चर, एक पूरा एटमॉस्फेयर, एक पूरा एनवायरनमेंट, सब कुछ चेंज होता है, वेदर और सब कुछ, तो ऑफकोर्स अकेलापन लगता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, आप अपना जॉब छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि 80 to 90% टाइम ये होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जॉब पर यहाँ आए हैं या आने वाले हैं, और फिर उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि मैं वहाँ ये कर लेती थी, मैं इससे बात कर लेती थी। टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, तो कई बार आप फ़ोन पर अपने पेरेंट्स से भी बहुत मुश्किल से बात कर पाते हैं। आपको यहाँ अलग तरह के काम होते हैं, यहाँ आपको हाउस हेल्प नहीं मिलती हैं, तो आप घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपको हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट करें। तो उसके लिए यहाँ आने से पहले आपको म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग से डिसीज़न ले लेना चाहिए, मैं हमेशा बोलूँगी। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अपना माइंड पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ये बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो अकेलेपन की जहाँ तक बात है, तो अकेलापन लगता है, लेकिन उसके बहुत सारे रास्ते भी हैं। यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी जॉब, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो घर का काम करने के बाद भी आपके पास आराम से टाइम बचेगा कि आप करें। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, तो आप एक कोई डच लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ स्कूल्स में एक लंच मॉम का एक जॉब है, जिसके लिए आपके वीज़ा टाइप का या आपकी एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है,
तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे लंच टाइम में टीचर्स क्योंकि अपना लंच करते हैं, अपने काम करते हैं, तो उतने 40 मिनट के लिए आपको जाके जो बच्चे हैं उन्हें ऑब्जर्व करना होता है, उनके साथ रहना होता है, खेलना होता है। सो लंच मॉम इज़ अ रियली नाइस जॉब। तो अगर आपको वो इजीली मिले तो आप कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप नई जगहें अकेले घूम सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और मैं जिस वीडियो की भी बात कर रही थी आई बटन पे, वो वाले वीडियो में मैंने और भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, तो आप कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अकेलापन तो लगता है, लेकिन आपको आपकी लाइफ में एक नई चीज़ करने को मिलती है। और हो सकता है कि आप थोड़े कम टाइम के लिए यहाँ हो, तो मेरे हिसाब से उसे इस तरह लीजिए कि ये टाइम आपके एंजॉय करने के लिए है, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलने के लिए। तो उसे हाथ से ना जाने दिया जाए, या अगर आप आ चुके हैं तो दुखी होके और सब परेशान होकर उस टाइम को ख़राब ना किया जाए। सो एंजॉय करिए। अगर अकेलापन है तो कुछ ना कुछ रास्ते ज़रूर मिल जाएंगे। सो गाइज, ये थे कुछ आंसर्स उन क्वेश्चंस के जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेज में या कहीं पूछे थे। सो ये थे इनके रिप्लाई, इनके आंसर। एंड आई होप कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका भी था या आपके मन में उठने वाला था और मैंने उसका आंसर दे दिया है तो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना, और अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी तक अगर आप अंकिता व्लॉग्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने सो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए। अगर आप कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट यहाँ कमेंट सेक्शन में या मुझे DM करके कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने की। नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।